कुल 8 सोमवार पड़े, जिनमें आज सावन का अंतिम सोमवार है। शिवालयों में अंतिम सोमवार को भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में शिव भक्त पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और लगातार जो भक्त हैं वो महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांग रहे हैं। तो लगातार देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए इस बार सावन बेहद खास था क्योंकि 2 महीने तक सावन रहा और इस बार 8 सोमवार पड़े। आज सावन का आखिरी सोमवार है। यही वजह है कि सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। आपको बता दें कि हर हर महादेव से पूरा मंदिर गूंज रहा है और लगातार भक्त पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि सावन के समय जो भी भगवान शिव की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यही वजह है कि मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर हर भोले, हर हर महादेव के साथ लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हालांकि स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गई हैं, सूरज पांडे हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं, अमन शुक्ला हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्कंदिता मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप किस मंदिर में मौजूद हैं, वहां किस तरीके से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, किस तरीके से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं? स्कंदिता, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से आज सावन का आखिरी सोमवार है, सभी मंदिरों के बाहर जो है भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त हम लखनऊ के एक मंदिर के शिव जी के मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर लगातार भक्त जो है वो भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और 2 महीने का, क्योंकि ये सावन का 2 महीने का सावन था, तो भगवान ने इस बार लंबा समय दिया भक्तों को सेवा करने के लिए, सेवा का मौका दिया और लोगों ने 2 महीने जमकर भोलेनाथ की सेवा की, भक्ति की। और आज जब आखिरी सोमवार है तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद ले रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मेहमान आता है और जाता है तो वो कुछ ना कुछ देकर जाता है। तो अब जब सावन का जो है सावन माह खत्म होने को आया है, तो ऐसे में माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जब पृथ्वी से वापस जाते हैं तो वो अपने भक्तों को ढेर सारी मनोकामनाएं जो उनकी होती है उनको पूर्ण करके जाते हैं। तो लगातार लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं भगवान से, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर है, कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। भाई साहब, दर्शन करने आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या मांगेंगे आज महादेव से, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है? मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, खाली दर्शन ही करने आया हूँ। जो देना होता है उनको खुद दे देते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती मांगने की। तो उपवास है? हाँ, उपवास है। तो इस बार 2 महीने सेवा करने का मौका दिया है महादेव? हाँ, सारे सोमवार मंदिर गए हैं, काफ़ी कांवर भी लेके गए थे और काफ़ी अच्छा लगा। 2 महीने हुआ, पूजा पाठ करने में भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दोनों महीने काफ़ी अच्छे रहे और चीज़ें भी, काफ़ी बुरी आदतें छोड़ने का भी बहुत अच्छा समय मिल गया। जो लोगों को सच बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता, ये है, तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम था। तो जिन्होंने सोचा होगा तो उनके लिए तो बहुत सही रहा। देख सकते हैं आप, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 महीने का समय, महीने का काफ़ी लंबा समय था, जिसमें लोगों को तमाम तरीके की चीज़ें करने को मिली, नई नई सीखें। जो बुरी आदतें थी, जैसे कि कहा जाता है, महादेव कहते हैं कि जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब आप हमें चढ़ा दो। जैसे कि उनके ऊपर भांग चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, तमाम बेलपत्र और तमाम वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं हानिकारक होती हैं,
तो लोगों को कहीं ना कहीं मौका मिला बुरे आदतों को छोड़ने का, महादेव की सेवा करने का, भक्ति करने का 2 महीने का अवसर मिला। तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 महीने लोगों ने जमकर भगवान की भक्ति की है, सेवा की है और तमाम जो मनोकामनाएं, और ख़ास करके कांवड़ जिसको लेकर लोग जाते हैं, गंगा जी से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो वो भी तमाम लोगों ने किया। 2 महीने का अवसर था और अब आज भी, इस वक्त भी आप देख सकते हैं मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। पंडित जी भी मौजूद है हमारे साथ, पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, आज सावन का आखिरी सोमवार है। हाँ, आज आखिरी सोमवार है सावन का। अब आपका रक्षाबंधन के दिन पहले ख़त्म हो जाता है सावन। लगभग आज बार 2 महीना चला है, क्योंकि मलमास मास के कारण अधिक मास लग गया, इसलिए थोड़ा लंबा चला। तो आज लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आज तो मतलब भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है, लगातार लोग, भीड़ नहीं कम हो रही है। हाँ, लगातार, क्योंकि आखिरी सोमवार है सावन का। क्योंकि सावन के सोमवार का महत्व तो रहता है पूजा में। क्योंकि सावन जो बनाया गया है असल में पूजा के लिए बनाया गया है। और जो चतुर्मास होते हैं इसकी पूजा का अहम महत्व है। जो 4 मास लगते हैं, आने वाले भी सावन के बाद 4 मास लगेंगे। चतुर्मास की पूजा का महत्व है, इसमें दान पुण्य इसका महत्व रखा गया है, इसीलिए 4 मास की पूजा विशेष है। क्योंकि विष्णु जी सोने चले जाते हैं सायन सैया पे। माना जाता है कि 4 महीने के लिए विष्णु जी सृष्टि नहीं चलाते हैं। एक आस्था की वजह से आते, सावन की वजह से, शंकर जी के भक्त यहाँ भोले के भक्त है, भोले के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है आज मंदिर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने घर में भी पूजा करती, फिर मंदिर में डेली ऑफिस आती हूँ तो डेली करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, डेली में जी क्या मांगी आज? बस कहते हैं महादेव जब जाते हैं तो जाते जाते भक्तों को लुटाते हैं। मैं यही मांगूँ कि मेरा परिवार अच्छा रहे, मुझे हर दुख बीमारी से दूर रखे, मेरे बच्चे ठीक है। परिवार सब अच्छे लगातार आप रहें। भक्तों बस से मैं बात यही भी कर मांगती रही हैं स्कंदिता, लेकिन हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं वो भी बने हुए हैं। सूरज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वहाँ किस तरीके से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है मंदिरों में और किस तरीके से पूजा अर्चना तमाम भक्त कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्त जो है वो आज सुबह से ही मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचकर जला अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस समय हम ऐसे ही कानपुर के शिव प्रसिद्ध चर्चित भोलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर सुबह से ही देखिए भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। भोलेनाथ के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए। लाइन से यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या भक्तों को ना हो, और भक्तों को एक एक करके वहाँ पर भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक को करें। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? इस तरीके से पूजा अर्चना की आज सावन का अंतिम सोमवार। क्या मांगा प्रभु से? सब कुछ दिए जो वही सब अच्छे से। भोलेनाथ के दर्शन करने आए, आज सावन का सोमवार है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। भगवान की दर्शन हुए, अच्छी तरीके से दर्शन हुए और अच्छी तरीके से बिल्कुल अरेंजमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है। सब अच्छी तरीके से बिल्कुल, लगातार भक्तों से आप बात भी कर रहे हैं और भक्त भी बेहद उत्सुक हैं और यहाँ पर लगातार महादेव की पूजा अर्चना वो करते नजर आ रहे हैं। अमन शुक्ला भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, वहाँ किस तरीके से भक्तों में उत्साह? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर से ये कई साल बाद जो है ऐसा योग बनता है कि 8 सोमवार पड़ते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आज विशेष सोमवार माना जा रहा है, क्योंकि आज प्रदोष का व्रत भी है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो आखिरी सोमवार में प्रदोष का व्रत है, कहा जा रहा है कि 16 साल बाद आता है, तो विशेष योग बना है। और मैं तस्वीरें आने वाली है, तो राखी के त्योहार से पहले बीजेपी का ये खास प्लान तैयार है और बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता राखी बांधेगी, ये बड़ी जानकारी है। बस चालक, ऑटो चालक, रिक्शा चालकों को राखी बांधी जाएगी। कोस्टल क्षेत्रों में नाविकों के साथ भी रक्षा बंधन बनाया जाएगा। आज से 30 अगस्त चलेगा बीजेपी महिला मोर्चा का ये कार्यक्रम। राखी के त्योहार से पहले बीजेपी का ये खास प्लान जो कि तैयार हो गया है। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता राखी बांधेंगी और क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है और इसमें कहीं ना कहीं साधने की कोशिश मतदाताओं को की जाएगी। बस चालक, ऑटो चालक और रिक्शा चालकों को यहां पर राखी बांधी जाएगी।
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, राखी के त्योहार से पहले बीजेपी का ये खास प्लान है जहां बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता राखी बांधेंगी। अब इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर इस तरीके से राखी बांधी जाती है, क्या इसका मकसद ये रह सकता है कि तमाम मतदाताओं को इसके जरिए साधने की भी कोशिश बीजेपी करती नजर आएगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूँकि राखी का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तमाम लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर महिला मोर्चा की ओर से एक बड़ी तैयारी की गई है और महिला मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी ओर से ये निर्देश दिया गया है कि तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ लेवल की महिला कार्यकर्ताओं की बात करें, जिला स्तर की महिला कार्यकर्ताओं की बात करें या स्टेट स्तर पर महिला जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में जाएंगे और उनके साथ राखी का त्यौहार मनाएंगे या उससे पहले भी, त्यौहार से पहले भी उन लोगों को कहीं ना कहीं राखी बांधते हुए नजर आएंगी। जिसमें अगर हम बात करें, चाहे ड्राइवरों की बात करें, जो ऑटो चालक हैं उनकी बात करें, नाविकों की बात करें, यानी कि जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ राखी का त्यौहार ये महिला कार्यकर्ता मनाती हुई नजर आएंगी। क्योंकि राखी से पहले भी ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, यानी आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत है। तो निश्चित रूप से जिला स्तर की बात करें या राज्य स्तर की बात करें, अलग अलग जगहों पे ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। निश्चित रूप से चूंकि ये त्यौहार है, लेकिन इसको राजनीतिक रंग भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो महिला विंग है, जो महिला मोर्चा है, वो किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो पहुंच है वो बना सके। जब राखी बांधी जाएगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े लेवल पर इस त्यौहार को कहीं ना कहीं मनाने की जो कवायद है वो महिला मोर्चा की ओर से की गई है। इसके साथ ही एक बाकायदा रणनीति भी बनाई गई है। तो 2 दिनों तक कहीं ना कहीं ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, या यूँ कहें कि चाहे जिला की जो महिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर, वो भी इस कार्यक्रम को देखेंगी, अपने पूरे जिले में टास्क देंगे अपने जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको, जो महिला नेत्री हैं उनको। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ महिला सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी इस तरीके के कार्यक्रम रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिला मोर्चा आप देखिए किस तरीके से सक्रिय रहता है और आज से चूंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि ये लक्ष्य दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महिला मोर्चा जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचे और सीधा संदेश दे कि जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं उनके लिए उनकी बहनें तैयार हैं राखी बांधने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि चुनावों से पहले बीजेपी के द्वारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति भी जरूर छुपी होती है और वो रणनीति भी जरूर छुपी होती है जो लगातार बीजेपी बनाती नजर आ रही है। क्योंकि आज से शुरुआत हो जाएगी और 30 अगस्त तक ये तमाम जो कार्यक्रम चलने वाला है, इस कार्यक्रम के तहत कितना इम्पैक्टफुल ये बीजेपी के लिए रहने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो महिला मोर्चा है, इसके साथ ही महिला मोर्चा की ये कोशिश रहेगी खासतौर पे पासमानदा मुस्लिमों तक किस तरीके से पहुंच बनाया जा सके, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक किस तरीके से पहुंच बनाया जा सके और कहीं ना कहीं उन्हें राखी किस तरीके से बांधी जा सके। और महिला मोर्चा की ये कोशिश है कि जो लोग दूर रहते हैं और एक कनेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का उनके साथ हो सके। और एक त्यौहार के जरिए जब कनेक्ट होता है तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो अगर हम बात करें संदेश है वो बीजेपी कहीं ना कहीं इस त्यौहार के जरिए देना चाहती है। और इसी कड़ी में चूंकि बताया जा रहा है कि बाकायदा जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको कहीं ना कहीं आला कमान से इस तरीके से निर्देश दिया गया है, उसके बाद महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और चूंकि 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और बाकायदा ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम एक जगह रखा जाएगा, तमाम लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, राखी बांधी जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि ये बाकायदा ये जो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं या जो जिला स्तर पर अध्यक्ष हैं बीजेपी की महिला मोर्चा की, वो लोग जनता के बीच में जाएंगी, उन लोगों के बीच में जाएंगी जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं तय किया गया है और एक सीधा संदेश दिया जाएगा। क्या कोई टारगेट भी रखा गया है कि एक दिन में इतने लोगों को राखी बांधनी है? क्या इसको लेकर कोई टारगेट किया गया है, रखा गया है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से एक ट्रेनिंग के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है और मीटिंग में बाकायदा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंच जो है वो जो महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेत्री हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो वालों की बात करें, यहाँ तक कि नाविकों जो नाव चलाते हैं, जो अपने घरों से दूर रहते हैं, उन तक कहीं ना कहीं पहुँच बनाने की जो कवायद है वो की जाए। कोशिश यही बीजेपी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच बनाया जा सके और एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं दिया जा सके, क्योंकि आपने देखा कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कार्यक्रम कहीं ना कहीं करती है और इसी कड़ी में राखी का त्यौहार भी चूंकि आ रहा है, इसको देखते हुए भी बीजेपी की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की तलाश में बीएसपी है। बीएसपी में अंतर खाने चल रही है, तीसरे मोर्चे को लेकर मंथन। इंडिया और एनडीए के साथ चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुकी है बीएसपी। पिछले चुनाव में बीएसपी की स्थिति को देखते हुए अंतर खाने अब मंथन किया जा रहा है। जातीय समीकरण पर भी बीएसपी लगातार मंथन कर रही है और यही नहीं, मायावती तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में है। लगातार उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से स्थिति बीएसपी की बनी हुई है जमीन पर। अब यहाँ पर क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और जिस तरीके से बीते कई चुनावों में बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा है, बीएसपी के कोर वोटर्स पीछे जाते जा रहे हैं, अब इसको देखते हुए बीएसपी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर मंथन लगातार किया जा रहा है अंतर खाने में। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, बीएसपी अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। तीसरे मोर्चे की तलाश में बीएसपी है क्योंकि यहां पर साफ तौर पर बीएसपी की एक नीति है एकला चलो और उसके तहत बीएसपी लगातार आगे भी बढ़ रही है। ना तो इंडिया के गठबंधन में जाना है ना एनडीए के गठबंधन में। यही वजह है कि तीसरे मोर्चे की अब तलाश में बीएसपी जुट गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीएसपी में अंदर खाने में चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है कि क्या बीएसपी तीसरा मोर्चा बनाएगी, सबसे अहम बात होती क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले ही मना कर दिया है कि एकला चलो अभियान के तहत काम करने वाली हैं, यानी कि साफ है कि वो ना इंडिया के साथ आएंगी और ना ही एनडीए के साथ आएंगी, यानी कि वो उन गठबंधनों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके साथ साथ वो तीसरा अगर मोर्चा बनाती हैं तो कौन कौन से पार्टियों को अपने साथ लेकर के खड़ी होंगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। यानी साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन बीएसपी में भी तेज चल रहा है, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती एक नए प्लान के साथ नए स्ट्रेटजी उतरना चाहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में दो गठबंधन बन चुके हैं जहां पे कई पार्टियां जो है उस गठबंधन में साथ दे रही हैं, लेकिन बसपा अभी तक ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यानी साफ है कि जिस तरीके से वो एकला चलो अभियान की जब बात कर रही हैं, क्या वो एकला चलो अभियान के तहत काम करेंगी या फिर किसी तीसरे मोर्चे का गठन करेंगी। अगर तीसरे मोर्चे गठन करती हैं तो कौन कौन सी पार्टियां अपने साथ में लेकर के बीएसपी अब बिल्कुल भी किसी भी कमी के मूड में नहीं नजर आ रही है, यहाँ पर कोई भी कमी रखना नहीं चाह रही है, अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि बीते चुनाव में जिस तरीके से बीएसपी ने वो नतीजे देखे हैं उसे कहीं ना कहीं सीख ली है और यही वजह है कि लगातार आगे बढ़ती यहाँ मायावती नजर आ रही हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भी संपर्क में हैं, रणनीति भी यहाँ बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान व्यापी परिसर से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। एसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की कोर्ट में आज सुनवाई। 25 जुलाई की सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब चीफ जस्टिस की कोर्ट मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी। अब इस दौरान क्या फैसला आता है ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की कोर्ट में आज सुनवाई है। 25 जुलाई की सुनवाई में फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज का दिन निर्धारित किया गया था और आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। हालांकि देखना होगा कि क्या आज फैसला आता है या कोई अगली तारीख निर्धारित कर दी जाती है। अमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमन, आज फैसला क्या आ सकता है, उम्मीद जताई जाए?
28 तारीख जो 28 तारीख की तारीख जो दी गई थी, बीच में आपको बता दूं कि 1 तारीख से पड़ी थी, इसके बाद जब 28 तारीख के एक घंटे को तारीख पड़ी थी तो उससे जो जिला जज है उनकी माता जी का देहांत होने के बाद आज जो 28 तारीख पड़ी थी, तो आज 28 तारीख को 2 बजे क्या फैसला आता है, क्योंकि बता दूं कि कहीं न कहीं मशीन लगाई गई है यहाँ पे, मशीनों के द्वारा जो सर्वे चल रहा है, तो कहीं न कहीं जो है हिंदू पक्ष भी लगातार जो है पीछे नहीं हट रहा है और मुस्लिम पक्ष डेली आ रहा है यहाँ पे। मुस्लिम पक्ष जो सेक्रेटरी है यहाँ से उत्तर प्रदेश के उसके बाद तो कहीं न कहीं देखिए ठीक है, अमन, देखना होगा कि आज फैसला आएगा कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। बिहार जातिगत जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। बिहार में जातिगत सर्वे का डेटा सार्वजनिक करने पर रोक की मांग है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का समय भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले में आज अहम सुनवाई होगी। अशोक गहलोत से जुड़ा मानहानि मामले में सुनवाई आज है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की ओर से दायर मानहानि के केस में सुनवाई होगी। पिछले सोमवार सीएम अशोक गहलोत कोर्ट में हुए थे पेश। सीएम गहलोत उदयपुर में वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। गहलोत को कोर्ट ने वीसी से पेश होने और बैल बॉन्ड नहीं भरने की छूट दी थी। इसके चलते सीएम गहलोत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा। लखनऊ से खबर है। यूपी कैडर के IAS अधिकारी रिंगजियान सैम्फिल का VRS मंजूर कर लिया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने VRS लिया मंजूर। वहीं रिंगजियान सैम्फिल को 20 सितंबर से कार्य मुक्त माना जाएगा। 2003 बैच के IAS अधिकारी हैं रिंगजियान। वहीं निजी कारण की वजह से स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया था। वहीं पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में आपको बता दें कि इस गांव में युवती को कुछ लोगों ने अगवा कर कश्मीर वो ले गए। इस मामले में थाना बिलसंडा पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जहां पर आपको बता दें कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मैं गई थी मम्मी के साथ और उधर उसकी बहन ने खींचा, मुझे मारा। किसकी बहन ने खींचा था? नीरज की बहन। कहाँ का है नीरज रहने वाला? जो बहनपुरा का। किस बात के लिए मारा पीटा था? फैसले ले लो, फैसले नहीं लेंगी। आपको कोई विवाद चल रहा है क्या? नहीं। नीरज से कोई विवाद चल रहा है आपका? नहीं। उधर भानपुरा गांव है और यहाँ पर एक बच्ची को उठा करके कुछ दरिंदे विधर्मी, कहूँगी जिहादी, कश्मीर उठा करके लेकर के गए। हमारे हिंदू संगठनों ने, हिंदू जागरण मंच ने एक प्रयास किया, किसी तरह से बच्ची को वापस लेकर के आए। 7 लोग थे विधर्मी, वो जिहादी। अभी तक उनकी गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? मैंने बात की है प्रशासन के अधिकारियों से और चेतावनी भी दे रही हूँ। योगी की सरकार है और योगी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, लेकिन इस बच्ची को भी इंसाफ मिले। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अमित, क्या ये पूरा मामला है? दरअसल आपको बता दें कि बिलसंडा क्षेत्र का गांव है, जहां पर एक पीड़िता जो है उसके साथ कई लोगों के साथ अगवा कर और कश्मीर ले जाकर के घटना की गई थी, जिसको लेकर के वहां बिलसंडा थाने में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। लेकिन भाई उनका आरोप है कि लगातार किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं, जहाँ एक और राज्य सरकार और ये हमारा जो
कांड किया जाए, उसके बाद भी सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उसके बाद भी पुलिस ध्यान क्यों नहीं दे रही। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। वही बात अगर हम करें पीड़िता की, तो वहाँ चाची साध्वी की चूंकि ये पीड़िता आई तो जाकर के गाँव में पीड़िता से मिली और उससे हालचाल जाना, तो वही उनका ये कहना है कि यदि इनको जल्द से जल्द जेल नहीं भेजा गया है तो इसके बाद वो कड़ा रुख अपनाएगी। तो इस तरह से वहाँ हालांकि उनके पहुंचते ही वहाँ पे तांडव भी हुआ और लोगों में जो है आपस में जो मतभेद थे उसको लेकर के अपना तबरी भी मची। अब देखना ये है कि आखिर उसके मामले में चाची की जो बात वहाँ पर सामने आई, उसके बाद पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्या उनके बारे में सोचेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी पुलिस सिर्फ प्रयास कर रही है और प्रयास कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो फर्रुखाबाद से खबर है, जहां खनन माफिया के साथियों ने थाने में किया आत्मसमर्पण। आरोपियों ने आत्मसमर्पण का वीडियो बनाकर वायरल भी किया। खनन माफिया उनके साथियों ने दारोगा से की थी अभद्रता। दारोगा ने भाज यूमो जिला उपाध्यक्ष अमित पर कराया था केस। अमित, सचिन, मनु, अंशुल के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था। गाली गलौच, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप था। वहीं खनन माफिया सचिन पर 25,000 इनाम घोषित भी किया गया था। अन्य पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दोनों आरोपियों ने कादरी गेट थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। आरोपी अपने गुनाह की खुद मांग रहे, वायरल वीडियो में सजा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।